How are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 4th, which is chapter number 9 about force, work, and energy. Okay, and the very first topic of this chapter is about force. What is it? Force is a push or a pull. Most of our activities are done using a push or a pull. In other words, using force, force can do many things. Okay, force क्या है? एक पुश या पुल. ठीक है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो या अपनी तरफ पुल कर रहे हो, दैट इज द कंडीशन वेयर यू आर अप्लाइंग अ फोर्स. ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो इसी पुश या पुल की वजह से होती है, यानी कि जब हम उन पर फोर्स अप्लाई करते हैं तभी वो एक्टिविटीज हो सकती हैं. अब फोर्स के थ्रू बहुत सारी चीजें करी जा सकती है, जैसे कि फोर्स के थ्रू वी कैन आर एबल टू मूव थिंग्स. जैसे एग्जाम्पल गिवन है, आप अपने हैंड्स के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कार्ट को पुल कर रहे हैं. दैट मीन्स आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से कार्ट मूव कर रहा है. ओके, नेक्स्ट इज इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एक फोर्स अप्लाई करने से आप किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हो, उसके मूवमेंट को रोका जा सकता है बाय अप्लाइंग फोर्स. एग्जाम्पल, यू स्टॉप अ मूविंग बॉल. ओके, आप अपने हैंड्स के थ्रू फोर्स अप्लाई करके एक मूविंग बॉल को स्टॉप कर सकते हो, लाइक इन दिस पिक्चर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स के थ्रू एक मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, जिसके एक बैट्समैन जब उसकी तरफ जो बॉल आती है, बैट्समैन अपने बैट के थ्रू उसे हिट करके उस मूविंग बॉल के डायरेक्शन को चेंज करता है. नेक्स्ट इज इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स के थ्रू हम क्या किसी एक ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैन है, उसको आपने प्रेस किया, प्रेस करने पे आप क्या करा, आपने उस पर फोर्स अप्लाई करा एंड उस फोर्स के थ्रू आप देख सकते हैं इस कैन की जो शेप है पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है. Now, next what we can do by applying forces, we can increase or decrease the speed of a moving object. Force के थ्रू हम किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप किसी एक मूविंग बॉल को काफी हार्डली पुश करते हो, किक करते हो, सो उससे क्या होगा, ये काफी फास्टली मूव करेगी. एंड अगर किसी मूविंग बॉल को आप पुश करते हो या किक करते हो काफी स्लोली, सो इट विल मूव स्लोली. ओके, चलो, नाउ द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस. तो हमारी डेली लाइफ में स्टूडेंट्स हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस का यूज करते हैं अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, लाइक मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, एक्सेट्रा. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स. नंबर वन इज मस्कुलर फोर्स. तो जब हम अपनी मसल्स का यूज करते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने के लिए, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. एग्जाम्पल, जब आप जिम में इस तरीके से वेट को लिफ्ट कर रहे हैं, यू आर अप्लाइंग अ मस्कुलर फोर्स only. Okay, next is mechanical force. So जब हम tools या machines का, okay, when we use tools or machines to do any work, किसी काम को करने के लिए आप tools या machines का वर्क यूज करते हैं, ऐसे फोर्स को मैकेनिकल फोर्स कहा जाता है. जैसे कि वी आर डिगिंग द अर्थ, यहाँ पे जेसीबी है, जेसीबी मशीन का यूज करके अर्थ को डिग किया जा रहा है, दैट मींस दे आर अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स ओवर हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेट का जो फोर्स होता है, ठीक है, यानी कि एक ऐसा फोर्स जिसके थ्रू जितने भी ऑब्जेक्ट्स आयरन के बने हुए हैं उनको अट्रैक्ट किया जाता है टुवर्ड्स अ मैग्नेट, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. एग्जाम्पल, डोर्स ऑफ कबर्ड्स, कबर्ड्स की जो डोर्स होते हैं उनमें मैग्नेट्स होते हैं जिसकी वजह से वो काफी जेंटली क्लोज होते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स. सो व्हेन वी यूज इलेक्ट्रिसिटी, किसी वर्क को करने के लिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स. एग्जाम्पल, एक मूविंग फैन. नाउ देयर आर टू नेचुरल फोर्सेस आल्सो. अब कुछ दो ऐसे नेचुरल फोर्सेस भी हैं जो ऑल द टाइम वर्क करते हैं एंड एवरीवेयर दे वर्क, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. सो फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों आपके नेचुरल फोर्स है. सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो एक ऐसा फोर्स जो क्या करता है, किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर सकता है एंड इवेंचुअली उसको स्टॉप कर सकता है, उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है. जो भी दो सरफेसेस आपस में क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं, वो दोनों ही सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो उनके मोशन की वजह से जब वो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करते हैं तो उन दोनों के मोशन की वजह से वो दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. The two surfaces in contact with each other exert the friction force in opposite direction on each other. Example, एक रोलिंग बॉल, एक बॉल है जो आपकी रोल कर रही है, तो वो रोलिंग बॉल क्या होगी, आपके फ्रिक्शन फोर्स की वजह से धीरे धीरे अपने आप की क्या होगी, पहले उसकी स्पीड स्लो डाउन होगी एंड आफ्टर दैट इट विल स्टॉप. द रफर द सरफेस, जितना ज्यादा सरफेस रफ होता है उतना ज्यादा वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मूविंग थिंग्स जो है कभी भी स्टॉप
नहीं हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन फोर्स, द फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के थ्रू लगाया हुआ जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। एक्चुअली में स्टूडेंट्स क्या होता है, अर्थ क्या करता है, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है बाय अप्लाइंग अ फोर्स। एक फोर्स है जो अर्थ एग्जर्ट करता है हर एक ऑब्जेक्ट पर, और उसकी वजह से क्या, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ नीचे की तरफ पुल करता है, विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम सभी एयर पे फ्लोट कर रहे होते। एग्जाम्पल, जब आप बॉल को ऊपर की तरफ, एयर की तरफ क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, सो आपने क्या देखा होगा, आपकी जो बॉल है पहले ऊपर जाती है, उसके बाद वो अपने आप नीचे आ जाती है तुरंत। ओके, व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होता है उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। नाउ नेक्स्ट इज वर्क। सो नाउ वी हैव reached to the topic which is work. What is it? When an object changes its place, जब एक ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करता है, कब चेंज करता है, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो। आपने किसी और ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करा और उस पर फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस ऑब्जेक्ट की जो प्लेस है, ओरिजिनल जगह थी, वो चेंज हो चुकी है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया है, दैट इज नोन एज वर्क डन। ठीक है, अनदर ऑब्जेक्ट का जो है पोजीशन चेंज नहीं होता है बाय अप्लाइंग फोर्स, दैट मींस देयर इज नो वर्क डन। So, work is said to be done when a force moves an object through a distance. Work is done when you lift your book and put it into your bag. If you push a heavy box but it does not move at all, no work is done. To work, we need to apply force. If you apply force to push the wall, it does not move. That means no work is done. So, that means work done कब माना जाता है, जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स को अप्लाई करने की वजह से वो ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत डिस्टेंस मूव करता है, उसकी अपने ओरिजिनल प्लेस पर डिस्प्लेसमेंट होता है, then we say that the work has been done over there. For example, आपने क्या करा, आपकी टेबल पे एक बुक रखी हुई थी, आपने उस बुक को उठाया, ओके, उठाने के बाद आप उसको कहाँ, आपके बैग में आपने उसको रख दिया। दैट मीन्स व्हाट, कि आपने वहाँ पे पहले मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया व्हेन यू हैव पुल योर बुक, ओके, एंड फिर आपने उस बुक को अपने बैग के अंदर रख दिया। दैट मीन्स क्या, जब आपने पहले फोर्स अप्लाई करा और उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट पे क्या हो गया, उसकी जो पोजीशन थी वो भी चेंज हो गई। दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या कहोगे कि वर्क डन इज देयर। ओके, लेकिन क्या होता है, एग्जाम्पल आप अभी ये ले सकते हैं, जैसे कि मान लो आप क्या कर रहे हो, एक वॉल को पुश कर रहे हो, सो वॉल को पुश करने पे यू आर अप्लाइंग फोर्स ओवर देयर, आप अपना फुल मस्कुलर फोर्स वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपके फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो वॉल क्या नहीं कर रही है, मूव नहीं कर रही है। दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या नहीं कहेंगे, फोर्स अप्लाई हुआ लेकिन डिस्टेंस नहीं हुआ, डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, दैट मीन्स देयर इज नो वर्क डन। ओके, दैट मीन्स वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि पहले फोर्स अप्लाई होना चाहिए एंड फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा बहुत डिस्टेंस मूव करना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मशीन्स। सो मशीन्स आर दोज टूल्स और इक्विपमेंट्स, ऐसे टूल्स या इक्विपमेंट्स जिसकी वर्क से, जिसकी वजह से हमारा जो वर्क है वो काफ़ी फास्टली होता है, एंड जो हम फोर्स अप्लाई करते उस वर्क को करने में वो भी रिड्यूस हो जाता है। ऐसे टूल्स और इक्विपमेंट्स को मशीन्स कहा जाता है। मशीन सिंपल या कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकती हैं। सिंपल मशीन्स जो हैं वो आपके 6 टाइप्स की होती हैं, दैट इज लीवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सल, स्क्रू एंड वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर। लीवर क्या है, एक सिंपल मशीन है जो हमारे फोर्स को रिड्यूस करती है। वो फोर्स जो आप किसी वर्क को करने में यूज करेंगे, इट रिड्यूसेस दैट फोर्स। जैसे कि आपने क्या करा, एक अपनी स्पून का यूज करा टिन जो है, टिन के लिड को ओपन करने के लिए, सो यहाँ पे ये जो स्पून है ये एज अ लीवर वर्क कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल, सॉरी, सेकेंड इज पुली। पुली क्या है, अगेन एक ऐसी व्हील जिस पे ग्रूव्स होते हैं एंड साथ में एक रोप होती है जिसके थ्रू हम हैवी लोड्स को इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। पुलिस को यूज किया जाता है अलोन, या तो आप इसे खाली अकेला यूज कर सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि जब आप रोप को पुल डाउन करते हैं, नीचे की तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो पुली के थ्रू रीडायरेक्ट होती है। आपने देखा होगा बेल्स पे, कुएं पे जो क्या होते हैं यूजुअली पुलिस देखे जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल भी एक सिंपल मशीन है जिसके अंदर एक व्हील होती है जो कि एक छोटी सी रॉड के साथ अटैच्ड होती है, और उस रॉड को आप क्या कहते हैं, एक्सल कहते हैं। अब ये दोनों ही पार्ट्स आपस में एक साथ ही रोटेट करते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी व्हीकल्स हैं सब में व्हील एंड एक्सल इज देयर। नेक्स्ट वी कम टू इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, एक स्लोप होता है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन के थ्रू मूव करना, चाहे वो आप नीचे की तरफ मूव करवाना चाह रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव करवाना चाह रहे हैं, सो इसके थ्रू वो काफ़ी इजी हो जाता है। जितना ज़्यादा स्लोप स्टीपर होता है उतना ज़्यादा क्या है, उसमें आपको फोर्स कम अप्लाई करना पड़ता है ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। नेक्स्ट इज स्क्रू। स्क्रू एक
अगेन क्या है, इंक्लाइंड प्लेन की ही फॉर्म है। ये क्या करता है कि भी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में जॉइन या अटैच करता है वेरी टाइटली। इंक्लाइंड प्लेन जो कि एक रॉड के अराउंड होगा उसको आप स्क्रू कहेंगे। नेक्स्ट इज वेज। वेज क्या है, दो इंक्लाइंड प्लेस बैक टू बैक आपस में क्या होंगे, प्लेस्ड होते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को वेज कहा जाता है। वेज की जो एक एज होती है वो शार्प होती है, एंड इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, शार्प एज का यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्प्लिट कर सकते हो। एग्जाम्पल, नाइफ। नाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेज ओनली। ओके, चलो, सी दे हैव शोन यू दिस इज व्हील एंड एक्सिल, दिस इज an inclined plane, screw and wedge. Now, the next topic is energy. What is it? Energy is the power which helps to execute the work. एक ऐसी पावर जिसके थ्रू कोई भी वर्क को एग्जीक्यूट किया जाता है, दैट इज नोन एज एनर्जी। अब कोई भी वर्क को करने के लिए वी नीड एनर्जी, एंड ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, राइट। विदाउट एनर्जी, बिना एनर्जी के कोई भी वर्क को नहीं किया जा सकता। अब एनर्जी हमें वॉक, टॉक, ईट, कुक एक्सेट्रा हर एक एक्टिविटी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की वेरियस फॉर्म्स है, लाइक हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड मस्कुलर एनर्जी। एंड प्लस व्हाट कि ये जो एनर्जीज हैं ये अपनी फॉर्म्स को चेंज भी कर सकती हैं फ्रॉम वन टू द अनदर। लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू वी आर एबल टू ऑपरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स। सो दे हैव गिवन एन एग्जांपल कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एंड हीट एनर्जी में, देन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Okay, so these are the different ways by which we can change one form of energy into the another. Next and last topic is sources of energy. So energy के क्या different sources हैं? Number one, sun. Sun जो है, जितनी भी एनर्जी इस अर्थ पे है उन सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी का क्या है, मेल सोर्स है। ओके, यानी कि जो एनर्जी आपको सन से मिलती है उसको आप सोलर एनर्जी कहते हैं, विच इज द मेल और द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वी कम टू ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। जैसे कि अब ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, इसी सोलर एनर्जी का यूज करते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए। सोलर एनर्जी के अंदर क्या होती है, लाइट एनर्जी होती है एंड हीट एनर्जी होती है, एंड उसके बाद सोलर एनर्जी का आप यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी आज के टाइम पे कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वाटर, द एनर्जी ऑफ विंड, द एनर्जी ऑफ विंड। विंड के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज नोन एज वॉट, इज इट इज यूज टू मूव विंड टरबाइंस। जो विंड के टरबाइंस होते हैं उनको मूव करने के लिए विंड एनर्जी का यूज किया जाता है। जब विंड के फोर्स की वजह से टरबाइन मूव करता है, इससे क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा सकती है, एंड इससे हम सेल बोट्स को भी मूव कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज वाटर, फॉलिंग वाटर। जब एक वाटर क्या है, जब वाटर एक हाइट से फ्लो करता है, फॉल करता है, ठीक है, इससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करके आप इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। Okay, chalo. So that's all for the chapter. It's completed. We have discussed the different concept of force, work, machines, and the different forms of energy also. Okay, chalo. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.